बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक नरेशन, ग्रामर का वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक, यानी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक। फॉर ऑल द क्लासेस, दैट इज फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 8, फ्रॉम 9 टू मैट्रिक, इवन ऑन द ग्रेजुएशन लेवल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नरेशन क्या है? इस नरेशन को कभी कभी हम ग्रामर की बुक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का नाम भी देते हैं, और कभी कभी कुछ बुक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का नाम दिया जाता है। सो व्हाट इज अ डायरेक्ट नरेशन और अ डायरेक्ट स्पीच, एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन और एन इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स रिपोर्टिंग the actual words of speaker। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके एक्चुअल वर्ड्स को कोट करना, आगे फॉरवर्ड करना, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम एक वर्ड भी किसी का चेंज नहीं करते। जैसे किसी ने कुछ कहा है, एज इट इज उसको आगे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। Now when comes to indirect speech, it means reporting one own words, reporting one's own words without changing the message, या हम इसको ये भी कह सकते हैं विदाउट चेंजिंग द स्पीकर्स मैसेज। जिस स्पीकर ने वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को अपने वर्ड्स के अंदर आगे फॉरवर्ड करना, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अगर एक्चुअल वर्ड्स से कोटिंग आप आगे कर रहे हो तो ये डायरेक्ट स्पीच है, अपने वर्ड्स के अंदर कर रहे हो ओन वर्ड्स में तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें फोकस दो फ्रेजेस के ऊपर हो गया। एक तो हुआ एक्चुअल वर्ड्स और दूसरी तरफ आ गया ओन वर्ड्स, लेकिन ओन वर्ड्स के साथ मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल को हमने जो है वो देखना है। तो अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा एक स्टूडेंट से, और उसके जो वर्ड्स होंगे उसे मैं यहाँ लेकर आऊंगा, ठीक है? आप बताएं बेटा, कल की क्लास, हाँ, Why were you absent yesterday? कल आप क्यों एब्सेंट थे? अच्छा जी, वैसे तो इनको कहना चाहिए था कि आई एम इल। इन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, ये अभी भी बीमार है, इसका मतलब कल भी बीमार थे और आज भी बीमार है। सो इनके जो एक्चुअल वर्ड्स आए हमारे पास, देखिएगा, मैंने कहा ही सेड, नॉट सेड, ये सब सुन लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेड नहीं है, सेड। ही सेड आई एम इल, कि ये तो कल भी बीमार है और आज भी बीमार है। अब ये इनके एक्चुअल वर्ड है, इसमें मैंने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की है। यही बात अगर मैं अपनी वर्डिंग में कर दूं कि ही सेड दैट ही वॉज इल, तो ये जो मैंने अपनी वर्डिंग के अंदर बात की तो थोड़ी सी चेंजिंग्स आ गई। आई था वो ही में चेंज हो गया, एम जो है वो वॉज में चेंज हो गया,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वगैरह यूज हुए थे, वो यहां पर यूज नहीं हुए। तो ये जो नरेशन है जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स में बात करते हैं, जो जिसने कहा है एज इट इज वही फॉरवर्ड कर दे, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और अपनी वर्डिंग में जब हम कोई बात करेंगे तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये एक टॉपिक इसके इंट्रो का हो गया कि कौन सा डायरेक्ट नरेशन है और कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन है। अब डायरेक्ट नरेशन में एक चीज आप नोट करें, ये रही डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, 1 and 2। जो कॉमा से इधर ये पार्ट नजर आ रहा है हमें, नॉट इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। मेक श्योर कि रिपोर्टेड वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो मैं इसको इसीलिए यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूं कि आपके जहन में रहे कि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ड जिसमें आपने किसी के एक्चुअल वर्ड्स कोट किए हुए हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होने चाहिए। एक और बात याद रखें, अमेरिका के अंदर इन्वर्टेड कॉमा इस तरह होता है, यानी डबल, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर इन्वर्टेड कॉमा इस तरह होता है, लेकिन इनके मैसेज में कोई फर्क नहीं है, यूज इनका सेम है, नाम भी सेम है, सिर्फ डबल और सिंगल का जो है वो फर्क होता है। और कहते हैं इनको इन्वर्टेड कॉमा है, इनवर्टेड कॉमा। और इनका काम क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा का काम ये होता है कि ये शो कर रहे होते हैं आपको किसी के भी एक्चुअल वर्ड्स, और किसी के एक्चुअल वर्ड्स को शो करने का मतलब ये हुआ कि ये शो कर रहे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ड। तो किसी के एक्चुअल वर्ड जब भी आ रहे होंगे उनमें इन्वर्टेड कॉमा का होना जरूरी है। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा शुरू में जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच आएगा और बाद में रिपोर्टेड स्पीच आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नेक्स्ट जो अभी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच के आने के सिर्फ ये स्टाइल नहीं है, इससे ज्यादा स्टाइल्स भी जो है वो हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, नॉट स्टाइल बट वेज जो है वो हो सकते हैं। बल्कि अगर इसको यहां कर लें या चले नेक्स्ट उसके अंदर मैं जो हूं नेक्स्ट सेशन पे इसको मैं पूरा का पूरा जो है वो क्लियर करता हूं कुछ और एग्जांपल्स से। अब इन एग्जांपल्स के देखें, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। जो सबसे कॉमन एंड द इजीएस्ट वे है तो वो तो हमारे सामने है कि जी शुरू में जो पार्ट आ रहा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और जो बाद में पार्ट आ रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन ये एक्चुअल वे नहीं है रिपोर्टेड स्पीच को समझने का। द पार्ट दैट इज इन इन्वर्टेड कॉमा इज द रिपोर्टेड स्पीच, वाइल जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है वो कौन सी स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। सो this one reporting speech yeah reporting verb, on the other hand this one in inverted comma ये क्या हो जाएगा, reported verb या reported speech। यहां पर देखें, अब मैंने रिपोर्टेड स्पीच को शुरू में ले आया, आई एम इल ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा पार्ट है, ये वाला ही सेड या आई एम इल, कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में,
ये वाला, वेरी गुड। तो ये हमारे लिए हो जाएगा, अब ये यहां आ गया रिपोर्टेड स्पीच, while on the other hand जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है ये पार्ट हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। 3 सिंपल। अब इसमें देखें, ये थोड़ा सा स्टोरी स्टाइल है, स्टोरीज वगैरह पढ़े ना तो उसमें यूं आता है। वंस अगेन इन्वर्टेड कॉमा, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा है रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। कैटेगरी हेयर मींस पार्ट्स, यानी किस पार्ट में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच। यहां देखें सेंटेंस थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, इन्वर्टेड कॉमा में ये भी है, इन्वर्टेड कॉमा में ये भी है। तो ही का जो एक्चुअल सेंटेंस है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। मैं बीमार हूं, मैं क्लास भी नहीं अटेंड कर सकता, ये पूरा मैंने थोड़ा सा इस सेंटेंस को एक्सटेंड कर दिया है, और बीच में सेड ही से मैंने इसको थोड़ा सा एक ब्रेकअप किया इसका। अब ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है और ये नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट है वंस अगेन रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, और ये उसी रिपोर्टेड स्पीच का बकिया पार्ट है या बकिया हिस्सा है। वेरी गुड, आपने सही कहा। तो अब रिपोर्टेड स्पीच दरअसल यहां से स्टार्ट हुई है और यहां खत्म हुई है। आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, लेकिन इसके बीच में ये जो पार्ट आ रहा है जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, ये हमारे लिए हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। तो सो फार आपके सामने मैंने इन एग्जाम्पल्स से क्लियर किया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्योंकि आगे जो फर्दर इसके लेक्चर्स जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें इनकी क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो टू सम अप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो कौन सा पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। वेरी गुड, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये चारों एग्जाम्पल डायरेक्ट नरेशन की है क्योंकि इसमें एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और डायरेक्ट नरेशन में हमारा सेंटेंस 2 पार्ट्स में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब जो हमारा नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम बेसिक चेंजिंग्स को देखेंगे कि वो कितने किस्म की हो सकती हैं और वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो लेक्चर्स में मैं यूज़ करूँगा, वो भी मैं अभी इन लिस्ट आपको जो है वो करके दिखाता हूँ। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं, बहुत सारी हैं। देखें, he said to me I am ill today। मैंने सेंटेंस बहुत इजी लिया हुआ है इस वक्त। अब इसकी चेंजिंग देखें, he told me, not told to me, that he was ill that day। अब चेंजिंग्स काउंट करें। फर्स्ट चेंजिंग, सेड टू, मैंने किस में चेंज किया, टोल्ड में। ठीक है, इसको हम कहेंगे चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के वो वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है उसकी चेंजिंग। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई, सेड को जो हमने, इसको हमने नाम दिया रिपोर्टिंग वर्ब, यानी चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। 2,
हमने इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया, कॉमा को भी हटा दिया और इसकी जगह यूज किया डैट, तो इसको हम कहेंगे मेकिंग बोथ स्पीचेस द सेम। हमने दोनों स्पीचेस को सेम कर दिया या वन। अच्छा, इसको ज़रा सा हटा दे, थोड़ा पीछे कर लो। तो इसमें पहली चेंजिंग नंबर 1 हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। इसे हम चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब्स कह सकते हैं। सेकंड चेंजिंग हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी सीखनी है ना, तो उनमें हमारे पास आ रहा है कि हमने इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया, कॉमा को भी हटा दिया और डैट को यूज़ किया। तो यूजिंग डैट एज कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ चुके हैं। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड को कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो यहाँ दो सेंटेंसेस ने ज्वाइन किए हैं, तो यूजिंग डैट, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डैट ही आए, चेंज होगा ये भी। तो यूजिंग डैट एज कंजंक्शन टू। नंबर 3 इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, यूजिंग डैट एज कंजंक्शन रिमूविंग कॉमा and inverted comma and inverted comma। अब ये देखिएगा, I को मैंने चेंज किया ही में, इसको हम कहेंगे चेंज इन प्रोनाउन चेंजिंग। चले ये कर लेते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग ये कर लेते हैं, या चेंज इन प्रोनाउन, दोनों सही है। एम इल को मैंने किया वॉज इल, इसको हम नाम देते हैं बैक शिफ्टिंग। थोड़ी डिटेल, इसे आप कह सकते हैं चेंज इन वर्ब या चेंज इन टेंस, ये भी कह सकते हैं। तो इसको फिर मैं डिटेल में फिर आगे जाके बताऊंगा बैक शिफ्टिंग किस तरह हो रही है। टुडे, इसको मैंने चेंज कर दिया डैट डे में, तो इसको हम कह सकते हैं चेंज इन अदर वर्ड या एडवर्बियल चेंजिंग्स। तो ये सारी चेंजिंग्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आती हैं। तो इसमें फर्स्ट चेंजिंग जो है, जो सबसे पहले आ रही है, रिपोर्टिंग वर्ब्स की चेंजिंग, ये हमारा पहला टॉपिक है कि जिसके अंदर हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। सेकंड टॉपिक में चलें, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये तो एक ही सेशन में हो जाएंगे, फिर ये सेकंड सेशन है, फिर उसके बाद ये सेशन है। तो स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, कि उसको बहुत स्लोली लेके चलना है ताकि एक एक टॉपिक जो है वो हमें ग्रिप होता रहे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे इसको चलते हैं।